हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो अच्छे बने रहिए। स्टूडेंट्स, मैं चंदन सर आज से आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाने जा रहा हूं। आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे अकाउंटेंसी के, बिजनेस स्टडीज के, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आज से आपको मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाने जा रहा हूं। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोरिंग लगता है, हिस्ट्री पे बेस्ड है, समझ में नहीं आता है, बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, 2 पन्ना के बाद किताब ही बंद कर देते हैं। तो आज मैं उस अंदाज में पढ़ाऊंगा कि 2 पन्ना के बाद किताब बंद नहीं, चैप्टर कंप्लीट करके ही आप रुकेंगे। क्योंकि उस अंदाज में, उस स्ट्रेटेजी में बताएंगे कि इंटरेस्टिंग बना देंगे चैप्टर को। और एक बात बता दूं बच्चे, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा 12th में है, क्योंकि सीबीएसई में क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपका 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे 40 आपका मैक्रो से आएगा, 40 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आता है, ठीक है। इसके साथ ही स्टेट बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th में है। जैसे यूपी बोर्ड हो गया या अदर स्टेट बोर्ड में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th में है, तो ठीक है, चैप्टर वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। पहले ये भी जब मैं क्लास 12th पढ़ा था तो मेरे टाइम में ये क्लास 11th में हुआ करता था, बाद में ये 12th में आ गया, ठीक है। चलिए बच्चे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करने से पहले आपको मैं अपने बारे में पहले बता दूं। बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। मैंने बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम किया हूँ। बीएड क्वालिफाइड हूँ और जवाहर नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई किया है। बच्चे, 10th और 12th में मैं अपने टाइम में स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स थे, और पिछले 12 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। अब तक मैंने 5000 से अधिक बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के माध्यम से कॉमर्स पढ़ाया और 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया। यदि आप भी बीएचयू और ड्यू में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ 11th और 12th के साथ साथ सीयूईटी का प्रिपरेशन जरूर करिएगा। क्योंकि गुडविल एडुकेयर का एक ही मकसद है कि जिन बच्चे को का सपना है बीएचयू में पढ़ने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने का, एसआरसीसी में पढ़ने का, नॉर्थ कैंपस में पढ़ने का, उनके सपने को साकार करने में हर संभव मदद करना है ना। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपका सपना साकार हो जाए, और होता भी है। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं दमदार लाइक के साथ। सभी बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चे, देखिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आपका ये है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 क्या है हमारा पहला चैप्टर? इंडियन इकोनॉमी ऑन द eve of independence। इंडियन इकोनॉमी ऑन द eve of independence, ये हमारा चैप्टर है। मतलब समझ में आ गया, हम इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कब? ऑन द eve of independence। eve मतलब तो इवनिंग होता है, लेकिन यहां पे eve का मतलब है टाइम, कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था। इस चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस डिटेल में करेंगे। ये चैप्टर हिस्ट्री है ना, कि आज़ादी के टाइम हमारा देश का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन सेक्टर कैसा था, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, देखो इस चैप्टर के हमारे कंटेंट क्या क्या हैं। एक तो आपका है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर
इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फॉरेन सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि बर्थ रेट डेथ रेट कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग इंगेज थे, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग इंगेज थे, ठीक ना, टर्सरी में कितने लोग इंगेज थे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखो बच्चे, इस चैप्टर का जो हमारा मेन कंटेंट हमें पढ़ना है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आपको मैं बता दूं कि आप जानते हो एग्रीकल्चर जो है वो हमारे देश का इंडिपेंडेंस के टाइम में मेन सोर्स था लाइवलीहुड का, जिसपे ऑन एन एवरेज 85% पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इंगेज थे। एग्रीकल्चर क्या था? मेन सोर्स था लाइवलीहुड का। जिसपे ऑलमोस्ट 85% पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। अब सवाल आएगा मन में, सर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है? तो समझिएगा, जैसे मान लो एक परिवार में 5 लोग हैं, उसमें 2 लोग खेती कर रहे हैं, तो 2 लोग जो खेती कर रहे हैं वो तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से इंगेज है, और 3 और लोग परिवार के जो सदस्य हैं वो भी तो उसी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो वो इनडायरेक्टली हुए। तो हमारे देश में एग्रीकल्चर मेन सोर्स था लाइवलीहुड का, और ऑन एन एवरेज 85% पीपल एग्रीकल्चर से इंगेज थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जानते हो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है ना? क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग इंगेज हैं एज कंपेयर टू अदर सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, बच्चे आपको बता दूं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस समय हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, और वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड फेमस था। पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसका डिमांड होता था हाथ से बने हुए चीजों का। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ कि हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गया, पतन हो गया उसका, है ना? तो यहां पे डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने किया। क्या किया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, मतलब इंडस्ट्री को समाप्त कर दिया हमारे कंट्री से। हम लोग को बना दिया क्या? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे वी इंडियंस, हम लोग जो थे क्या कहते थे, यहां से इंडिया से जो रॉ मटेरियल था, सिल्क, कॉटन, जूट, ये सब ब्रिटेन एक्सपोर्ट करते थे, और वहां से जो फिनिश गुड्स आता था वो हम लोग इंपोर्ट करते थे। उनका 2 फोल्ड पॉलिसी जो था कि एक तो इंडिया से को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देना है कि यहां पे इंडस्ट्री ना रहे, और यहां से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है ब्रिटेन, और वहां से इंपोर्ट फिनिश गुड्स हम लोग करते थे, ठीक ना? तो जो मशीन मेड गुड्स था उसके सामने हमारा हैंड मेड गुड्स कॉस्टली हो जाता था, तो सेल नहीं हो पाता था।
एक लाइन में भी बता रहे, डिटेल में भी बताएंगे। फॉरेन ट्रेड मोस्टली ज्यादातर ब्रिटेन के साथ होता था, ब्रिटिशर्स के साथ ज्यादा फॉरेन ट्रेड होता था, क्योंकि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड होता था, कोई ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होता था। लेकिन अदर कंट्री के साथ हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे ब्रिटिशर्स, तो उससे उनका गुड्स क्या होता था, महंगा हो जाता था। और हमारे गुड्स जब दूसरे कंट्री में जाते थे तो वहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी ब्रिटिशर्स ज्यादा लगा देते थे, तो हमारा प्रोडक्ट आउटसाइड सेल नहीं हो पाता था। डेमोग्राफिक कंडीशन, बच्चे बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब काफी ज्यादा था, है ना। डेथ रेट काफी ज्यादा था, बर्थ रेट बहुत ज्यादा था। लो लेवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, लोग ज्यादा एज तक जीवित नहीं रहते थे। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट दैट टाइम 32 ईयर्स होता था। यहां पे ध्यान रखना, डेमोग्राफिक कंडीशन में बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये काफी ज्यादा था, उस समय हाई था। लोग जन्म लेते थे बहुत ज्यादा और मरते भी थे बहुत ज्यादा डिजीज की वजह से। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यहां पे हम बात करेंगे कितने पर्सन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हैं, कितने पर्सन सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज हैं, और कितने लोग सर्विस सेक्टर में इंगेज हैं, टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, इसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ब्रिटिशर्स का रोड में, रेलवे में कंट्रीब्यूशन कैसा था। फिर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स से हमें क्या क्या पॉजिटिव बेनिफिट मिला, और स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चे इन सारे टॉपिक के बारे में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर है, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब ये सब कैसे थे, इनके बारे में अलग अलग डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ब्रिटिशर्स से हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या मिला, क्या बेनिफिट हुआ, और इंडियन इकोनॉमी का जो स्टेट था इसके बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब आपको बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में कब आए। तो उन्होंने हमारे देश में, इंडिया में कब कदम रखा बताइए। ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए बताइए। ये आए आपको बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ। बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में क्या रखे, कदम रखे। ठीक है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स हमारे देश में 1757 में आए, और कब तक रहे, और इंडिया से कब गए ब्रिटिशर्स, इंडिया से वापस कब गए ब्रिटिशर्स, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगस्त 1947 को। अब जरा सोचो बच्चे कि आपको सब कहते थे कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे देश में 200 साल से ज्यादा राज किए। क्या 200 साल से ज्यादा राज किए? अब देखो तो 1757 में आए थे और 1947 में चले गए। कितना साल हुआ बताइए?
यहां से यहां का डिफरेंस कितना ईयर हुआ? 190 ईयर्स, 190 साल, 190 साल, 190 ईयर्स। कहां 200 साल हुआ, है ना? तो ठीक है, अप्रॉक्स में हम कह देते हैं कि वो 200 साल राज किए, बट एग्जैक्ट 190 ईयर्स। ठीक है, ये आपको बता दिए हम। यही बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स हमारे देश में अपना कदम रखे थे, फाउंडेशन था। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। बच्चे, कॉलोनियल रूल होता है औपनिवेशिक सरकार। जब हम दूसरे सरकार के अधीन होते हैं, दूसरे देश के सरकार के अधीन होते हैं, जब कोई अदर देश हमारे ऊपर शासन करता है तो वो कॉलोनियल रूल कहलाता है ना? लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल लिखा है बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर। जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उस समय हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था? प्रोस्पेरस इकोनॉमी था। मतलब कि जो हमारा देश था वो काफी समृद्ध था, वेल डेवलप्ड इकोनॉमी था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। कब? जब ब्रिटिशर्स आए थे, उससे पहले। मतलब हमारा देश प्रोस्पेरस इकोनॉमी था। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरस इकोनॉमी। भारत इंडिपेंडेंट था, किसी के सामने झुकता नहीं था, इंडिपेंडेंट, हर चीज में खुद सक्षम था, कैपेबल था, सेल्फ रिलायंट था, नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड मटेरियल। काफी समृद्ध देश था हमारा। इसके बाद बच्चे handicraft industry. India was also known for its handicraft industries in the field of cotton, silk, textile, metal and precious stone work. India जो है अपने handicraft industry के लिए भी फेमस था। किस फील्ड में? कॉटन के फील्ड में, सिल्क के फील्ड में, मेटल के फील्ड में, प्रीसियस स्टोन के फील्ड में हमारी पॉपुलैरिटी लेवल ज़्यादा था। इंडिया का बनाया हुआ, हाथ से बनाए हुए चीज़ों का डिमांड विदेशों तक होता था। जैसे आज आप गुच्ची और अरमानी का ब्रांड का, महंगे ब्रांड का कोई चीज़ खरीदते हो तो अपना स्टेटस दिखाते हो ना कि ये गुच्ची का है। वैसे ही उस समय भारत से बने हुए चीजों का, हाथ से बने हुए चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा था, स्टेटस सिंबल होता था। नेक्स्ट, एग्रेरियन इकोनॉमी। बच्चे, एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर मेन सोर्स था लाइवलीहुड का। मोस्ट पीपल एंड इंगेज अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 2/3 पीपल एग्रीकल्चर में इंगेज होते थे। ठीक है, तो ये हमारा था प्रोस्पेरस इकोनॉमी, भारत समृद्ध देश था, हैंडीक्राफ्ट का डिमांड वर्ल्ड लेवल पे था भारत का, और भारत कृषि प्रधान देश था, एग्रीकल्चर मेन सोर्स था लाइवलीहुड का। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? देखिए, ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट ऑल सेटिस्फैक्टरी। इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवर द वेलमिंग रूरल एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर। मतलब कि हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर अच्छा था। नियरली 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लाइव्ड इन मोस्टली इन विलेज एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। बच्चे, मैंने अभी बताया था कि अप्रॉक्स 85% पीपल गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। इवन विथ दिस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर द कंट्री वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। ऑल्दो इतने लोग इंगेज थे, इसके बाद भी हमारा कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फूड ग्रेन में और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में। क्यों नहीं था?
क्यों नहीं था? तो रीजन देखिए, मेन रीजंस फॉर स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारा जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टेग्नेंट क्यों हो गया था, रुक क्यों गया था, ग्रो क्यों नहीं कर रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर में रुकावट के रीजन क्या थे? जब ब्रिटिशर्स आए तो देश तो एकदम सोने की चिड़िया कहा जाता था, प्रोस्पेरस इकोनॉमी था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारा देश एग्रीकल्चर में पीछे हो गया, हमें दूसरे पे डिपेंड होना पड़ रहा था? तो रीजन सुनिए। रीजन है पहला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो जमींदारी सिस्टम था, जिसमें ब्रिटिशर्स एक जमींदार को सेट करते थे कि आप टीनेंट से, फार्मर से लगान वसूल करके दीजिए। आमिर खान का मूवी देखे हो लगान, कैसे ब्रिटिशर्स लगान वसूलते थे? लगान, ठीक ना? वही लैंड सेटलमेंट सिस्टम। और लगान बहुत ज्यादा होता था। अगर ब्रिटिशर्स को टीनेंट नहीं दे पाते थे, फार्मर्स नहीं दे पाते थे, तो जमींदार उनसे जमीन हड़प लेते थे, छीन लेते थे, ठीक ना? जमींदार उनसे जमीन छीन लेते थे। इसके बाद बच्चे, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। एग्रीकल्चर फूड ग्रेन के लिए नहीं बल्कि कैश क्रॉप्स के रूप में प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका प्रोडक्टिविटी लो था। क्यों? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और पैसे की कमी थी कि इन्वेस्टमेंट सही से नहीं हो पा रहा था। तो दीज आर द रीजन फॉर एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। इसके बारे में चलिए डिटेल में देखते हैं। देखिए, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो बच्चे, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, मतलब एग्रीकल्चर में लोग प्रोडक्शन तो कर रहे थे बट कंजम्पशन के लिए नहीं, मार्केट में सेल करने के लिए कर रहे थे, ठीक है? जिससे कि ब्रिटिशर्स उनको ज्यादा पैसे देते थे कि आप कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करिए, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इससे जब कॉमर्शियल क्रॉप्स ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इससे ब्रिटिशर्स के लिए रॉ मटेरियल, उनके ब्रिटेन में बने इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिल जाएगा, और इंडिया में फूड ग्रेन की कमी होने लगी, क्योंकि जो ही उसका प्रोडक्शन कम होगा तो कमी तो होगा ही, ठीक है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, फार्मर्स वेर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। ब्रिटिशर्स क्या किए? फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में प्रोडक्शन की ओर शिफ्ट करवा दिए। तो यहां पे एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, इससे ब्रिटिशर्स को फायदा था। नेक्स्ट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बच्चे, जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, जमींदारी प्रथा था, जो 1793 में लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक ना? और ये जमींदारी सिस्टम कब लाया गया? 1793 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हर गांव में जो गांव के मुखिया थे उनको जमींदार बना दिया। कहा ये सारा गांव का जमीन आपके अंदर में रहेगा और आप अपने अकॉर्डिंग किसानों को जमीन दीजिए, वो खेती करेंगे और आप उनसे लगान वसूल करके हमें दीजिए। ब्रिटिशर्स ने जमींदार से कितना लगान लेना है ये फिक्स कर दिया, लेकिन जमींदार को स्वतंत्र कर दिया कि यू कैन कलेक्ट एज मच यू कैन कलेक्ट। आप जितना कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो बाउंड्री फॉर कलेक्शन। तो इससे क्या होता था? जमींदार बहुत ज्यादा कलेक्शन करते थे, और जमींदार बहुत ज्यादा कलेक्शन करते थे और कोई किसान, कोई रैयत अगर पे करने में फेल हो जाता था तो जमींदार उनसे उनका जमीन हड़प लेते थे, छीन लेते थे। और इससे
जो किसान थे उनका ग्रोथ नहीं हो पाता था, क्योंकि जितना वो प्रोडक्शन नहीं करते थे उससे ज्यादा वो लगान देते थे। उनके फैमिली कंडीशन काफी बैकवर्ड हो जाता था और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। देयर वॉज नो अदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये हुआ, लिखा है ना, द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। कब आया जमींदारी सिस्टम? 1793। किसने ये लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट अकरिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान। लगान मूवी देखे हो आमिर खान का? देख लेना एक अच्छे से जो लोग नहीं देखे हो। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट द लगान। जमींदार का बस इतना ही इंटरेस्ट होता था, लगान कलेक्ट करना। वो आपके इकोनॉमिक स्टेटस से उनको कोई मतलब नहीं था। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल प्रोडक्टिविटी due to low level technology, lack of irrigation facilities and negligible fertilizers resulted in low level of productivity। बच्चे अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं थे, अच्छे सिंचाई के साधन नहीं थे, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, जिससे कि हमारा प्रोडक्टिविटी काफी कम हो गया। नेक्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। India's agriculture was facing a scarcity of investment in terracing, food control and drainage. A large section of tenant, small farmers and sharecroppers neither had resource and nor technology and nor they had incentive to invest in agriculture। बच्चे जो टीनेंट थे, फार्मर्स थे, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो इन्वेस्ट कर सके, और इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक तो कहां से हमें रिटर्न मिलेगा एग्रीकल्चर से। तो ये स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस भी मेन रीजन था एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन के। तो दीज आर द 4 रीजंस ड्यू टू विच इंडियन एग्रीकल्चर वाज स्टैग्नेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हो गया, नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़े। देखो बच्चे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस साल गुडविल एडुकेयर से जो टॉपर्स हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में, उनका रिजल्ट देखिए। निधि का बिजनेस स्टडीज में 100 में 100 है और अकाउंट्स में 95 है, इकोनॉमिक्स में 99 है। बधाई हो निधि को, बहुत सुंदर मार्क्स है। खुशी इकोनॉमिक्स 95, अकाउंटेंसी 95, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन खुशी। राहुल अकाउंटेंसी में 99 है, राहुल का अकाउंटेंसी में 99 मार्क्स लाया है और इसने गुडविल एडुकेयर का नाम रोशन किया है। अब अगला टारगेट आपका है 100 में 100 लाने का, है ना। हर सब्जेक्ट में आपका टारगेट है 100 में 100 लाने का। देखो निधि ने बिजनेस स्टडीज में 100 में 100 लाया और इकोनॉमिक्स में 99 लाया, और राहुल अकाउंट्स में 99 लाया। आपका टारगेट है सब में 100 में 100 लाने का। इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। नितेश इकोनॉमिक्स 94, बधाई हो नितेश जी। अनुष्का इकोनॉमिक्स में 92, बधाई हो। खुशी 93 इन इकोनॉमिक्स, कांग्रेचुलेशन। एक बार आप सब कमेंट सेक्शन में इन बच्चों के लिए लिखिए कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अब हम बात करेंगे बच्चे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था देखिए। Although agriculture has dominated Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries producing certain special product enjoyed worldwide reputation. Some Indian industry producing special product enjoying worldwide reputation। और यहाँ पे किसकी ओर इशारा है? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की ओर। इंडिया वाज particularly well known for its handicraft industry। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था ये वर्ल्ड लेवल पे इसका रेपुटेशन था। इंडिया से बने हुए चीज पूरे विदेशों तक लोग यूज करते थे और स्टेटस सिंबल के रूप में पहनते थे। लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल। एग्रीकल्चर की तरह इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेटर नहीं कर पाया, साउंड सिस्टम नहीं कर पाया। क्यों नहीं किया, चलिए देखते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल।
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हो गया डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पतन हुआ, डिक्लाइन, पतन, डाउन हो गया। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ तो उसका एडवर्स इंपैक्ट हुआ कि लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। पहले हाथ से बनाने वाली चीज़ों में ज़्यादा लोग इंगेज थे। जो ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन किया। कैसे किया? उन्होंने हैवी टैक्स ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। अब जब एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो दूसरे कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर नहीं पाते थे, महंगा हो जाता था हमारा, समझ बात ना। और केवल ब्रिटेन के साथ हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं के बराबर था, तो वहाँ हमारा प्रोडक्ट जाता भी था तो वहाँ इंडस्ट्री से बने, वहाँ पे मशीन से बने हुए चीज़ इतने सस्ते होते थे कि हमारा हैंडीक्राफ्ट से बने हुए महंगे चीज़ कोई खरीदता ही नहीं था। इसलिए पतन हो गया उसका, और इस कारण से जो लोग उसमें इंगेज थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। और उस समय बेरोजगारी भत्ता भी नहीं था सरकार का, है ना। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की कमी थी। जो दूसरे गुड्स बनाने के लिए मशीनों का प्रोडक्शन करता है उस गुड्स को कैपिटल गुड्स कहते हैं, और इंडिया में वैसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थे। लो लेवल, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता था, है ना। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का बहुत कम रोल होता था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हो गया। चलिए आगे बढ़े। देखिए वन बाय वन हमने डिटेल में आपके लिए लिखा है ताकि आप समझ सके। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्री बेस वाज अलाउड टू कम अप। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके जगह पे कोई नया इंडस्ट्रियल बेस नहीं आया। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू फोल्ड। क्या था? टू गेट रॉ मटेरियल from India at cheap rates to be used by upcoming modern industries in Britain। पहला एम था ब्रिटिशर्स का कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन ले जाना है सस्ते रेट पे, चीप रेट पे, ठीक है। और दूसरा था ब्रिटेन का फिनिश गुड्स को इंडिया में सेल करना है, टू सेल फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। मतलब यहां से सस्ते में रॉ मटेरियल ले जाओ, ब्रिटेन में उससे फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करिए और वहां से फिनिश गुड्स इंडियन मार्केट में हायर प्राइस पे बेचिए, और प्रॉफिट जो होगा उससे अपने ब्रिटेन इकोनॉमी को डेवलप करिए। यही उनका एम था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो प्रोडक्शन इंडिया में होगा, इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो फिर जब रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा तो इंडियन इकोनॉमी डेवलप करेगा। और उनका एम था नहीं इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने का, उनका एम था अपने सेल्फ इकोनॉमी, जो उनका ओन इकोनॉमी था, ब्रिटेन इकोनॉमी, उनको डेवलप करना था। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन में इंडस्ट्री सेटअप किया और यहां से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजते थे। उसी रॉ मटेरियल के लिए उन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया। पहले तो हाई प्राइस का लालच दिया और बाद में फोर्स भी करते थे, नहीं, यू हैव टू प्रोड्यूस ओनली कॉमर्शियल क्रॉप्स, जिसमें आपने पढ़ा होगा इंडिगो, एक टाइम नील की खेती, याद है? आपका शायद क्लास 11th या क्लास 12th के इंग्लिश चैप्टर में भी था इंडिगो। बताइएगा किस में था, 11th में या 12th में, कमेंट करिएगा, ठीक है। नील की खेती। तो टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल वाज इनफोर्स इन टू इंश्योर द मैक्सिमम एडवांटेज टू देयर होम कंट्री। टू फोल्ड नीति का मेन मोटिव है कि अपने होम कंट्री को मैक्सिमम एडवांटेज देना। तो समझ में आ गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किए उन्होंने। किया इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब इंडियन हाथ इकोनॉमी में हाथ से बने हुए चीज का
सेल ही नहीं होता था। रीजन क्या था कि टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देते थे, हम बनाते थे और वो टैक्स इतना ज़्यादा लगा देते थे उस पर कि आगे बिक ही नहीं पाता था प्रोडक्ट। और यहाँ से अच्छा, तो जब बिक नहीं पाएगा तो लोग अदर सोर्स पे डिपेंड होंगे जीविकोपार्जन के लिए, तो लोग एग्रीकल्चर पे जाते थे। और एग्रीकल्चर में क्या कर दिए थे, कॉमर्शियल क्रॉप्स कर दिए थे कि आप कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करिए, हम हाई प्राइस पे करेंगे और फिर एज अ रॉ मटेरियल परचेज करके ब्रिटेन भेजते थे। और वहाँ से फिनिश गुड्स फिर भेजते थे इंडिया में, जिसको इंडियन पर्सन परचेज करते थे हाई प्राइस पे। समझ बात ना, जिसका मेन मोटिव था उनको कि उनका जो होम इकोनॉमी था उसको डेवलप करना। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारा डिक्लाइन किया, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या था। देखिए, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया। ऑब्वियस सी बात है भैया, जिस पे ज़्यादातर लोग डिपेंड है, एग्रीकल्चर के बाद ज़्यादातर लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे डिपेंड थे, और वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो लोग तो बेरोजगार होंगे ही ना जी। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, मास स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट था। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, अब देखिए इसका इंपैक्ट ये हुआ कि एक तो हमारे तरफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, और दूसरा अब हम फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स के इंपोर्ट पे डिपेंड हो गए। क्यों? क्योंकि अब हमें जो चीज़ चाहिए वो इंडिया में तो बन नहीं रहा है, तो ब्रिटेन का जो इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया फिनिश गुड्स है उस पर हम लोग डिपेंड हो गए, है ना। इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विथ स्टैंड द फॉरेन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। इंडिया का जो गुड्स था वो फॉरेन में बनाया हुआ मशीन से बनाए हुए गुड्स को कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा था, साथ नहीं दे पा रहा था। इंडियन गुड्स कॉस्टली हो जा रहा था, एज अ रिजल्ट सेल कम हो रहा था। समझ बात ना, मशीन मेड गुड्स सस्ता था, तो लोग अब इंपोर्ट ही उनके लिए विकल्प बनता था कि भाई महंगा गुड्स कैसे खरीदे। हर आदमी चाहता है 2 रुपया सेव करे ना, नोट कर लीजिए। ओके, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। बच्चे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो दूसरे गुड्स बनाने के लिए मशीन, जो दूसरा गुड्स कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए जो मशीन चाहिए, और जो कंपनी मशीन बनाता है उस इंडस्ट्री को कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं। इंडिया में कंज्यूमर गुड्स बनाने वाले इंडस्ट्री कुछ उन्होंने सेटअप किया था, लेकिन कैपिटल गुड्स के लिए अल्टीमेटली ब्रिटेन पे ही डिपेंड थे हम लोग, तो इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थे। देखिए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री विच can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption। ऐसे गुड इंडस्ट्री जो मशीन का प्रोडक्शन करेगा, जिस मशीन से दूसरा गुड्स बनेगा, उस इंडस्ट्री को कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहते थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। मतलब रेयरली कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था। British rurals did not pay any attention for their promotion as they always wanted Indians to be depend on Britain। Britishers हमेशा चाहते थे कि इंडियन ब्रिटेन पे डिपेंड रहे फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट, इसलिए उन्होंने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप ही नहीं किया। उनका मेन मोटिव ही था ब्रिटिशर्स का कि इंडियंस डिपेंड रहे किस, कहाँ से, ब्रिटेन पे कैपिटल गुड्स के लिए। लो लेवल कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, क्योंकि जो मशीन बनाने वाली कंपनी होती है उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, और दूसरी बात इंडस्ट्री रहेगा तभी ना प्रोडक्शन होगा। यहाँ के लोग तो बस कंजम्पशन कर रहे थे, यहाँ के लोग बस जिंदा रहने के लिए कंजम्पशन कर रहे थे। प्रोडक्शन जब वो ज़्यादा होगा तभी ना जीडीपी बढ़ेगा, इसलिए इंडिया का जीडीपी बहुत कम था, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बहुत कम था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज ऑल्सो अ इनसिग्निफिकेंट रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू द रेलवे, पावर जनरेशन एंड
कम्युनिकेशन एंड पोर्ट एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बच्चे पब्लिक सेक्टर का बहुत कम रोल था। जब किसी भी कंट्री में पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल होता है तभी इकोनॉमी डेवलप करता है। क्यों? प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होगा तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। पब्लिक सेक्टर ही ना सबके बारे में सोच पाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत कम थे ब्रिटिशर्स के टाइम में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ो। देखिए बच्चे, अब हम देखो जो मेन मतलब सबसे बड़ा टॉपिक था यही दो था, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने देख लिया एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्डनेस के रीजन, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देख लिया। अब हम आते हैं फॉरेन सेक्टर के बारे में। स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन सेक्टर, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट मीन्स रॉ, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के हम इंडियंस क्या थे? एक्सपोर्टर थे। इंडिया से हम लोग ब्रिटेन रॉ मटेरियल सेंड करते थे। और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ब्रिटेन से बना हुआ फिनिश गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते थे। नेक्स्ट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल का मोनोपोली कंट्रोल होता था। नेक्स्ट है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये 3 पॉइंट के बारे में फॉरेन सेक्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, जिसमें उन्होंने स्वेज कैनाल भी लाए थे। चलिए देखिए, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। देखो जानते हैं ना, ब्रिटिशर्स हम लोग को क्या किए थे? कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए फोर्स किए थे। हाई प्राइस पे करते थे कि आप फूड ग्रेन्स के जगह पे कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करिए, जूट, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, जिससे वो हमें ज़्यादा प्राइस पे करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते करते उनके ब्रिटिशर्स के लिए वहाँ पे बने हुए इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल इंडिया में तैयार होता था। इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल यहाँ पे प्रोडक्शन होता था कॉमर्शियल क्रॉप्स के रूप में, और यही रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था तो वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर इंडियन मार्केट में हाई प्राइस पे सेल होता था। तो देखिए, India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute and यहाँ पे देखिए इंडिया क्या हो गया? इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी रॉ मटेरियल। इंडिया प्राइमरी रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया। एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स, और फिनिश कंज्यूमर गुड्स का हम लोग इंपोर्टर बन गए। समझ गए बात ना? क्लॉथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीन, छोटे मोटे मशीन का भी, एंड प्रोड्यूस इन द ब्रिटेन इंडस्ट्री, जो ब्रिटेन। तो ये समझ में आ गया कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। दूसरा है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज restricted to the Britain, while the rest of was allowed with few other countries like China, Ceylon, Sri Lanka, Persia. By opening of Suez Canal in 1869, serve as a direct route for the ship operation between India and Britain. मतलब 1869 में इंडिया ने स्वेज कैनाल स्टार्ट किया, स्वेज कैनाल ओपन किया। स्वेज कैनाल क्या था? स्वेज कैनाल एक रास्ता था जो सीधे ब्रिटेन से इंडिया तक, मुंबई तक आता था। पहले मान लो कि ब्रिटिशर्स को ऐसे ब्रिटेन से ऐसे घूम के आना था, ऐसे, है ना, ये ब्रिटेन और ये इंडिया का मुंबई, यहीं से वो। तो ऐसे घूम के आते थे। बाद में वो क्या किए? स्वेज कैनाल 1869 में लाए। तो इससे क्या हुआ? डायरेक्ट रूट बन गया, स्वेज कैनाल से डायरेक्ट रूट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रेन ऑफ
drain of Indian wealth during the British rule. Under the British rule, there was a huge export surplus. Export surplus बहुत ज़्यादा होता था, तो ब्रिटिशर्स इसका क्या करते थे, मिसयूज करते थे, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते थे, पैसा बहुत ज़्यादा आता था, ब्रिटिशर्स इसका मिसयूज करते थे टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसिव पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑफिस सेटअप बाय द colonial government in Britain, और टू मीट एक्सपेंसेस ऑन war fought, और टू इम्पोर्ट इंडिविजुअल सर आइटम. नोट करिए इसको. ओके. इसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स. ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था? तो बच्चे उस समय हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन कुछ इस तरह का था. हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ रेट हमारा बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था. बर्थ रेट हमारा अप्रॉक्स 48 था और डेथ रेट 40 था. एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट काफी लो था. कितना था लिटरेसी रेट? 16%. और उसमें भी फीमेल के लिए, फीमेल का 7% फीमेल ही लिटरेट रहती थी. पुअर हेल्थ फैसिलिटी. हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छे नहीं थे, अच्छे अस्पताल नहीं थे, अच्छे डॉक्टर नहीं थे, अच्छे क्लिनिक नहीं था. हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था. उस समय इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 218 था. मतलब कि अगर 1000 बच्चे जन्म लिए तो वो 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले 218 बच्चे का डेथ हो जाता था. शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था. लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हम ज़्यादा एज तक जीवित भी नहीं रहते थे. किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होके लोगों का डेथ हो जाता था. और वो लो लेवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो था 32 ईयर्स. मतलब समझ जाइए कितना पुअर डेमोग्राफिक कंडीशन हमारा था देश का, कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा, डेथ रेट बहुत ज़्यादा, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. बच्चे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत कम होना चाहिए. जब समझिए बात ना, हमारे देश का राइट नाउ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 30-32 ऐसे है. उस समय क्या था, 1000 में से 218 लोग 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले डेथ हो जाता था, मर जाते थे बच्चे, है ना, किसी न किसी बीमारी से. चलिए, और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. पॉवर्टी तो चरम सीमा पे था. ठीक है, नोट करिए इसको. क्योंकि लोगों के पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था. एग्रीकल्चर पे डिपेंड होके हम बहुत अमीर नहीं हो सकते थे. और दूसरी बात, अगर हम खूब खेती भी करते तो इतना ज़्यादा लगान देते थे, टैक्स देते थे कि पैसा बचता ही नहीं था कि हम सेविंग कर सके, है ना. चलिए देखिए बच्चे, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. Birth rate refers to numbers of children born per 1000 in a year. Death rate refers to numbers of people dying per 1000 persons in per year. Both birth rate and death rate were very high, nearly birth rate 48 और death rate 40 per 1000 respectively. मतलब बर्थ रेट डेथ रेट बहुत ज़्यादा था. एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट देखिए कितना था, 16% था. और फीमेल लिटरेसी रेट 7% था. काफ़ी कम था. कम पढ़े लिखे लोग मिलते थे क्योंकि स्कूल था नहीं. ब्रिटिशर्स लोगों को शिक्षित करना चाहते नहीं थे. वो बस चाहते थे लोग एग्रीकल्चर में इंगेज रहे, जिससे हमारे कंट्री के लिए रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन यहाँ पे होते रहे कॉमर्शियल क्रॉप्स के रूप में. पुअर हेल्थ फैसिलिटी. पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वर इधर अनअवेलेबल. पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी या तो अनअवेलेबल था टू लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन, और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडेक्वेट. जहां पे अवेलेबल था बहुत कम अवेलेबल था. एज अ रिजल्ट वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीज वर वाइड स्प्रेड एंड टुक अ ह्यूज टूल ऑफ लाइफ.
समझे बात ना? पुअर हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी या तो कम अवेलेबल था, जहां पे अवेलेबल था वहां पे बहुत कम था, इतना कम था कि जिससे वाटर और एयर बॉर्न डिजीज से लोग बीमार बहुत ज्यादा पड़ते थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करें बच्चे, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा था। अभी हमने बात किया कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रेफर्स टू नंबर्स ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग numbers of infant dying before reaching 1 year age of per 1000 live birth in a year। और ये कब कितना था उस समय? अबाउट 218 था पर 1000 में। और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 2017 में 33 था और 2018 में 30 हो गया। नोट कर लिए? ओके, नेक्स्ट देखिए, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय काफी लो था, 32 इयर्स था। एवरेज लोग 32 इयर्स ही जीवित रहते थे। ठीक है, और इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 69। राइट नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 है। राइट नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 है। हो गया? नेक्स्ट, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। पॉवर्टी बहुत ज्यादा था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा था। देयर वाज नो रिलायबल डाटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कितना था ऐसा कोई रिलायबल डाटा नहीं है, बट पॉवर्टी बहुत ज्यादा था। ठीक है, नोट कर लीजिए। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफी पुअर था। हो गया, चलिए आगे बढ़े। तो हमने 3 सेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लिया, और आप इन तीनों के बारे में देख ही लिए। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, जिसमें कितने लोग प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड थे, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर पे, कितने लोग टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर पे डिपेंड थे। देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग persons across primary, secondary and tertiary service sectors of the economy, so that production unit of an economy can be grouped into 3 broad sector। प्रोडक्शन यूनिट जो है तीनों सेक्टर में हम लोग ग्रुप करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स exploiting natural resource like land, water, sub oil assets, for example farming प्राइमरी सेक्टर में आएगा, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर। जो लोग इसमें इंगेज थे वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थे। सेकेंडरी सेक्टर, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर इंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड्स इनटू अनदर गुड्स। जो ऐसे पर्सन जो इसमें इंगेज है कि एक गुड्स से दूसरा गुड्स बनाना है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आते थे। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। These units convert the raw material into finished goods. For example, firms engage in converting the sugar cane into sugar, construction companies, power generation companies, it depends on primary sector for रॉ मटेरियल। बच्चे, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो रॉ मटेरियल के लिए प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होता है और उस रॉ मटेरियल से सेकेंडरी सेक्टर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। टर्सरी सेक्टर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स इंगेज इन प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आ गया आपको टर्सरी सेक्टर में। दिस सेक्टर फाइंड्स थर्ड प्लेस बिकॉज इट्स ग्रोथ इज प्राइमरली डिपेंड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इसका ग्रोथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड करता है। ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए, इसमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ऑन एन एवरेज 70 से 75% प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है, 10% सेकेंडरी सेक्टर पे और 15 से 20% लोग टर्सरी सेक्टर पे डिपेंड है। ठीक है, और यहां पे प्रीडोमिनेंस है प्राइमरी सेक्टर का, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में 70 से 75% पर्सन प्राइमरी सेक्टर में डिपेंड है। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर में 70 से 75% पर्सन प्राइमरी सेक्टर में डिपेंड है, 10% पर्सन सेकेंडरी सेक्टर में और 15 से 20% पीपल टर्सरी सेक्टर पे डिपेंड है।
ठीक है, यही आपका उस समय का डिपेंडेंसी है। रीजनल वेरिएशन भी होता था उस समय कि अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। जैसे देखो, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल witnessed a decline in dependence of workforce on agriculture sector with the commensurate increase in the manufacturing and service sector. However, during the same time there had been increase in share of workforce in agriculture in states such as Odisha, Rajasthan. बहुत जगह लोग ज़्यादा इंगेज थे, जहाँ पे मान लो कि जो जिस एरिया में हमारा मान लो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, वहाँ पे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंगेज थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर refers to such activities, services and facility which are needed to provide different kinds of services in an economy. It includes infrastructure associated with means of transport, communication, energy and banking. Economic infrastructure एसोसिएटेड विद फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर। कैसा था? पुअर था। सम एफर्ट वर मेड टू डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवे, पोर्ट, वाटर, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ। कुछ बेसिक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ था इसको डेवलप करने के रिगार्डिंग। क्या क्या हुआ था बच्चे बताइए? पहला ट्रेन कब स्टार्ट हुआ था? इंडिया में रेलवे कब स्टार्ट हुआ था? 1850 में। और फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन 1853 मुंबई से थाने 16 अप्रैल को। ठीक है, चलिए रोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रोड कैसा था? colonial administration could not accomplish much on construction of road due to scarcity of fund. उनके पास फंड की कमी थी, इसलिए वो रोड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। The road that were built primarily serve on the interest of mobilization of army and shifting raw material. रोड जो उन्होंने बनाया उनका प्राइमरी मोटिव था आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जा सके इसके लिए और रॉ मटेरियल की शिफ्टिंग करने के लिए। They always remained an acute shortage of all-weather road to reach out to rural areas during the rainy season. As a result, people living in these areas suffered badly during the natural calamities and famines. ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे सड़क नहीं थे, जिससे कि बाढ़ आने पे, अकाल आने पे प्रभावित ज़्यादा होता था। जो रोड नहीं था कि उन तक राशन या चीज़ें पहुंचाया जा सके। Railway, the most important contribution to British rule to introduce railway in India in 1850. 1850 में उन्होंने रेलवे स्टार्ट किया। The railway affected the structure of Indian economy in two important ways. पहला, रेलवे इनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में रेलवे हमें बहुत हेल्प करता था। इट ब्रोक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर एंड प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। जो एक क्षेत्रीय बैरियर था उसको इन्होंने क्या किया? ब्रेक किया और नेशनल इंटीग्रिटी का प्रतीक दिया। इट एनहेंस commercialization of Indian agriculture which adversely affected the compatibility of self-sufficiency of village economies in India. बच्चे जो एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, तो इससे क्या हुआ? ट्रेन के माध्यम से, रेल के माध्यम से हम दूसरे जगह पे इसका एक्सपोर्ट करते थे, उससे हमारे यहाँ खुद ही फूड ग्रेन की कमी होना चालू हो गया। ठीक है, लोग और डिपेंड हो गए कॉमर्शियल क्रॉप्स पे पैसे के लिए। फ्रूट क्रॉप सही से अवेलेबल नहीं था। एयर एंड वाटर transport. British government took a measure for developing the water and air transport. However, their development was far from satisfactory. Air और water transport बहुत अच्छा नहीं था। Their development was far from satisfactory.
Communication, post and telegraphs were the most popular means of communication. पॉपुलर मीन्स था कम्युनिकेशन का. The introduce of expensive system of electric telegraph in India serve as a purpose of maintaining law and order. The postal services, despite serving a useful public purpose, remain although inadequate. ये भी कम था. एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. रीजन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्होंने क्यों किया? रोड्स क्यों बनवाए? उन्होंने रोड्स बनवाया मेनली मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी विद इन द इंडिया एंड फॉर ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड्स टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट. उन्होंने रोड इसलिए बनवाया ताकि रॉ मटेरियल गांव से रेलवे तक पहुंचा सके, इसलिए वो अपने फायदे के लिए रोड बनाया और आर्मी के मूवमेंट्स के लिए. रेलवे उन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों किया? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और रेलवे से फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हुआ. रेलवे से फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हुआ उस समय. और इलेक्ट्रिक ग्राफ इंट्रोड्यूस किया हाई कॉस्ट पे भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. कंक्लूजन क्या है? द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द क्लियर प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. द कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जमींदारी सिस्टम, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइन, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये कंक्लूजन रहा आपका. पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है? ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स केवल हमको निचोड़ के ही चले गए, कुछ दे के भी गए, है ना? क्या जी? खुद के भला करते करते हमारा भी भला करके गए. देखते क्या क्या करके गए हैं. सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन. जब कॉमर्शियलाइजेशन हुआ तो सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन में भी आया उसके बाद. क्यों? क्योंकि वो अच्छे इरिगेशन बाद में दिए. बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा कर दिए. फेमाइन चेक किए रोडवे रेलवे के थ्रू. शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी. बच्चे उससे पहले बार्टर सिस्टम होता था, ब्रिटिशर्स ने ही उसको मॉनेटरी सिस्टम में लाया. C2C इकोनॉमी से मनी इकोनॉमी पे लाया. C2C मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी पर है ना, बार्टर सिस्टम, जिसमें हम लोग कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी एक्सचेंज करते थे. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप. ठीक है, तो दीज आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, प्लीज नोट दिस. इसके बाद है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था? तो कॉलोनियल इकोनॉमी था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, स्टेगनेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डेप्लेटेड इकोनॉमी एंड एम्प्यूटेड इकोनॉमी. हो गया. इसके बाद 10 डेट्स की बात करते हैं. देखो बच्चे, डेट का ध्यान रखना. सबसे पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ. 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई, जहां से अंग्रेजों ने इंडिया में अपना नींव रखा 1757 में. इसके बाद 1793 में जमींदारी सिस्टम लाया गया, परमानेंट सेटल सिस्टम, और इस किसने लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया. किसने लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस. फिर इसके बाद क्या हुआ? 1850 में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटेन. 1850 में उन्होंने रेलवे लाया. फिर 1853 में फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विथ थाने, पैसेंजर ट्रेन. फिर 1869 में उन्होंने स्वेज कैनाल का ओपनिंग किया. ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल, जो डायरेक्ट रूट हो गया कहां से?
ब्रिटेन से इंडिया के लिए शॉर्टकट रूट सुएज कैनाल। 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ। 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना हुआ। फिर 1921 में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और 1947 में हमारा इंडिया आजाद हो गया ब्रिटिशर्स के चंगुल से, है ना, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ, आजाद हो गया। और यहां पे 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये डेट ध्यान रखिएगा, डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेट वाला अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छे से मैंने एक सीक्वेंस बना दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1793 जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे, 1850 में रेलवे आया, 1853 में पैसेंजर ट्रेन, 1869 में सुएज कैनाल, है ना, 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था, पहली बार जनगणना हुआ, 1907 में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1921 में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस की ओर, इंडिया भारत आज़ाद हो गया। ठीक ना, उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, अपना हम लोग अपना राज्य बनाए। तो हमारा चैप्टर यहीं से था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चे, अब कुछ बचा नहीं है, चैप्टर थ्योरी चैप्टर था, आप रीड कर लिए। अब मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा अगर हमसे कोचिंग पढ़ना चाहता है ऑफलाइन, तो आप हमसे ऑफलाइन पढ़ने के लिए वाराणसी में हमारा कोचिंग सेंटर चलता है, लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में। ठीक है, तो जिन बच्चे को भी हमसे कोचिंग पढ़ना है कॉमर्स का, तो बच्चे हमारे कोचिंग में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। इसके साथ ही CUET का भी प्रिपरेशन करवाते हैं, BCom एंड MCom एंट्रेंस के लिए, और साथ में CA फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो बच्चे 11th 12th में हमारे यहाँ मल्टीपल बैचेज हैं, मॉर्निंग में भी बैच है, आफ्टरनून में भी है, इवनिंग में भी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अप्लाइड मैथ, सबके टीचर अलग होंगे। इसके साथ ही बच्चे AC क्लासरूम रहेगा, डेमो क्लासेस फ्री होता है। इसके साथ ही आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स, स्टडी मटेरियल और डाउट क्लासेस भी मिलते हैं। तो जिन बच्चे को भी कॉमर्स में एडमिशन लेना है, आप वाराणसी आइए और हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करिए। गुडविल एडुकेयर नंबर 1 कॉमर्स कोचिंग है वाराणसी में हमारा। इसके साथ ही बच्चे हमारा एग्जैक्ट एड्रेस कोचिंग का आप जाना चाहते हैं तो B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी, लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। आप हमसे ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर को नोट कर लीजिए, कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, और एट लास्ट इतना ही कहूँगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही ऑन टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम स्टोरी में लगा दीजिए।